17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनी 17वीं लोकसभा। 21वीं सदी के सशक्त भारत की रखी नींव। अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसलों ने खत्म किया पीढ़ियों का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर सदन से आज पारित हुए प्रस्ताव का किया जिक्र। कहा, यह भारत की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की देगा संवैधानिक शक्ति। 17वीं लोकसभा में सदन के मार्गदर्शन के लिए स्पीकर ओम बिरला का जताया आभार। श्री राम मंदिर निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर संसद में हुई चर्चा। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को बताया भारत के गौरवमयी युग की शुरुआत। राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 22 जनवरी 2024 देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का दिन। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र पर हुई चर्चा का राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। भारतीय अर्थव्यवस्था के जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंचने की जताई उम्मीद। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, गुड़ को गोबर करने में कांग्रेस को महारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास योजना के तहत बने घरों का किया उद्घाटन। लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, विकसित भारत के 4 स्तंभों युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा। कहा, आम चुनाव 2024 से पहले जारी होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर नोटिफिकेशन। समान नागरिक संहिता यूसीसी को बताया संवैधानिक एजेंडा। उत्तराखंड के बाद असम ने भी यूसीसी पर बढ़ाए कदम। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नमो हैट्रिक की टी-शर्ट पहनकर पहुंचे संसद भवन। तीसरी बार मोदी सरकार और 400 पार का किया दावा। वहीं इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। पंजाब की सभी 13 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। हल्द्वानी में वनभूलपुरा में हुए उपद्रव की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। उत्तराखंड पुलिस ने बताया, हिंसा को सुनियोजित तरीके से की गई साजिश। कहा, कुछ उपद्रवियों और दंगाइयों द्वारा माहौल बिगाड़ने का किया गया काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे दंगाई, वसूली जाएगी पाई पाई। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनी और इसने 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रखी। पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसलों ने पीढ़ियों का इंतजार खत्म किया। राम मंदिर को लेकर सदन से आज पारित हुए प्रस्ताव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। सत्रहवीं लोकसभा की अंतिम बैठक को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में शानदार स्वागत हुआ। पीएम ने अपने संबोधन का आरंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताकर किया। पीएम ने संतुलित और निष्पक्ष ढंग से सदन को चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को सराहा। साथ ही 17वीं लोकसभा के दौरान 97% कामकाज का जिक्र किया। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना को पीएम ने आजादी के समय और उसके आदर्शों की याद दिलाने वाला बताया। पीएम ने कहा कि 5 वर्षों में देश सेवा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। देश ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को साकार होते देखा और महामारी जैसी चुनौतियों के बाद भी 17वीं लोकसभा ने देश को उचित दिशा देने का प्रयास किया। पीएम ने नए संसद भवन की शुरुआत नारी शक्ति वंदन जैसे ऐतिहासिक कानून से होने को शानदार बताया। इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति। पीएम ने डेटा संरक्षण,
परीक्षा में अनुचित साधनों के निवारण और अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे कानूनों को युवाओं के हित में किए गए बड़े कदम बताया। पीएम ने पीढ़ियों से अन्याय का शिकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाने के कानून की भी सराहना की। पीएम ने ट्रांसजेंडरों के सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि इन कदमों से ट्रांसजेंडरों को अपमान और अन्याय से मुक्ति मिल रही है। 17वीं लोकसभा के अहम फैसलों का जिक्र करते हुए पीएम ने नए आपराधिक कानूनों का विशेष रूप से उल्लेख किया। हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। पीएम ने कहा कि देश तेजी से बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और इसमें 17वीं लोकसभा के सभी साथियों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है। पीएम ने कहा कि इस दौरान कई ऐसे फैसले हुए हैं जिनका इंतजार पीढ़ियों से था। इसी सदन ने आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। ये काम हमने पूरा किया। पीएम ने भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। सदन में राम मंदिर पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ी को देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति मिलेगी। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है। पीएम ने कहा कि ये देश किसी मकसद के लिए है, इसका एक लक्ष्य है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया भारत के सामर्थ्य को स्वीकार कर रही है। अगले चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि पूरा विश्व भारत की लोकतांत्रिक शान को देखेगा। पीएम ने सदन के सभी साथियों का आभार जताया। कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन सदन की 5 साल की उपलब्धियों और ऐतिहासिक फैसलों को रेखांकित करने वाला रहा। साथ ही इसमें अमृतकाल में विकसित होने के देश के मजबूत इरादे की झलक भी नजर आई। युवा शक्ति और नारी शक्ति सहित सबके प्रयास से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ देखी जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्री राम मंदिर निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भारत के गौरवमयी युग की शुरुआत बताया। वहीं राज्यसभा में हुई चर्चा में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हुई। लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भगवान राम जनमानस के प्राण हैं। 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन। मान्यवर, गृह मंत्री ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी ने संतों द्वारा सुझाए गए
यम नियम का अधिक कठोरता से पालन किया। गृह मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर भारत के गौरवमयी युग की शुरुआत है। अयोध्या में राम मंदिर विध्वंस के सामने विकास का विजय है मान्यवर। अयोध्या में राम मंदिर धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय है मान्यवर। भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ते का प्रशस्तीकरण का पॉइंट है और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के रास्ते की मान्यवर शुरुआत है। राज्यसभा में चल रही चर्चा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश का संस्कार है, ये इस देश की जीवन पद्धति है। यह इस देश की मर्यादाओं के बारे में चर्चा करने का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसको हमको समझना चाहिए। इससे पहले सुबह लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा की शुरुआत की गई, जबकि दोपहर बाद राज्यसभा में चर्चा हुई। 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं? 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए, ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर, चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुरुवायूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट-घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया था। शनिवार को दोनों सदनों में राम मंदिर पर चर्चा पूरी की गई। विकास सारथी, नीरज सिंह और राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लाए गए श्वेत पत्र पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए के 10 सालों ने देश के वित्तीय हालात को गहरी चोट पहुंचाई। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की अथक कोशिशों से देश दोबारा आर्थिक प्रगति के रास्ते पर दौड़ रहा है और जल्द ही भारत का दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना तय है। Members, many of them have given us their valuable inputs on what they think of the white paper and its contents. शनिवार को राज्यसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार और समय पर फैसले न ले पाने के चलते भारत की आर्थिक स्थिति बदहाली में पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में 10 वर्षों में भारत आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में एक बना है और जल्द ही देश तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। We have brought the economy to a certain level, and that level gives us the confidence that we are able to now say within the next few years, and that is why Honorable Prime Minister keeps saying, in my 3rd term, surely the economy will reach 3rd rank. वित्त मंत्री ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपीए ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में काले धन पर रोक लगाने के लिए फैसले लिए। The first cabinet decision in 2014 was one to form an SIT to remove the black money, and second was an expenditure reform commission which was formed under Bimal Jalanji, just so that all the profligate expenditure of the earlier government could be rationalized, more systematic and answerable methods of doing the governance will be put in place. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारा है। वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयों से हर व्यक्ति के लिए इलाज मुमकिन हुआ है। Jan Aushadhi Kendras was started in 2008. Who denies it? It's theirs. But where was it? 2008 they started. 2014, only 80 Jan Aushadhi Kendra have been established at that time.
I just want to contrast this with what Honorable Prime Minister Modi has done. Sir, the number of Jan Aushadhi Kendras reached 10,000 in December 2023. वहीं चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि यूपीए पर हमला करने वाली मोदी सरकार रोजगार के अपने वायदे को पूरा करने में असफल रही है। Why don't you talk about the unemployment in this country in this white paper? Entire youth of this country is eagerly waiting for that only. When they are going to get employment? भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि मोदी सरकार ने आईटी सेक्टर से लेकर मेडिकल सुविधाओं तक हर क्षेत्र को मजबूत किया है। मंथली डेटा 0.06 GB प्रति माह आपके समय में और हमारे समय में 20 GB डेटा प्रति माह प्रति व्यक्ति आज खर्च हो रहा है। डेटा का टैरिफ 270 रुपया पर GB था आपके समय में और आज क्या है 10 रुपया पर GB। मेडिकल कॉलेज 387 था, आज 706। मेडिकल कॉलेज में सीट 51,000 थी, आज 1,08,000 मेडिकल कॉलेज में सीट है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में यूपीए के 10 साल के शासन में अर्थव्यवस्था के हालात पर श्वेत पत्र पेश किया था। शनिवार को राज्यसभा में इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा हुई और सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे। विकास सारथी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्यसभा में आरएलडी सांसद जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हालांकि कांग्रेस ने जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिए जाने पर आपत्ति दर्ज की तो इस पर सभापति ने गंभीर नाराजगी जताई। वहीं नेता सदन पीयूष गोयल ने इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद उनके पौत्र और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के धन्यवाद के ये उद्गार जब राज्यसभा में भी प्रकट किए गए तो राज्यसभा का माहौल ही बदल गया। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। इससे कांग्रेस सांसद उत्तेजित हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठकर सीधा सभापति पर आरोप लगाया। आखिर किस नियम के तहत जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिया गया? मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? खड़गे के आरोप पर सभापति भी तमतमा गए और उन्होंने जयंत चौधरी के पत्र का हवाला दिया और कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य अपनी भावना प्रकट करना चाहता है तो ऐसा व्यवहार क्या उचित है? उन्होंने कहा कि वो चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका सार्वजनिक जीवन निष्कलंक रहा है और उनका देश के किसानों के प्रति समर्पण भी निष्कलंक है। सत्ता पक्ष ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जताई और माफी की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस को भी जश्न मनाना चाहिए। आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूं कांग्रेस ने तो आज सेलिब्रेट करना था। राज्यसभा में जयंत चौधरी को सभापति ने
भारत रत्न दिए जाने को लेकर बोलने का मौका दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर कड़ा प्रतिवाद किया और चेयर को रूलिंग समझाने लगे। इस पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कड़ा प्रतिवाद किया और उन्होंने कहा कि चेयर को डिक्टेट करने की परंपरा नहीं रही है। जिस तरीके की हरकत विपक्ष के नेता कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है। बात यही खत्म नहीं हुई। जब कांग्रेस के सांसद लगातार शोरगुल और हंगामा बरपा रहे थे, तब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कांग्रेसी सांसदों का कड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाना कांग्रेस को पच नहीं रहा है। मैं सियासत नहीं, वो मैं तो मानता हूं कि ये लोग कुछ चीजें पचा ही नहीं सकते हैं। ये यही नहीं पचा सकते चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न कैसे मिले। सदन में भारी गहमागहमी के बाद जयंत चौधरी बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए। जयंत चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह की झलक देखी जा सकती है। बेहतर ये होता कि वो कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह के बारे में हम भी बोलना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि चेयर उनको मना करता। ये मौका इतना बड़ा है, इतना बड़ा सम्मान चौधरी साहब को मिला, चौधरी चरण सिंह को नहीं। जो भी वंचित समाज के लोग हैं, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव में लोग रह रहे हैं, पूरे देश का सम्मान रखा गया। गौरतलब है कि किसानों के बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का भारत भर के किसान समेत सभी वर्ग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही। शैलेंद्र मिश्र और अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्रों से लाखों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़े। इनमें आवास योजनाओं सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के हजारों लाभार्थी शामिल थे। पीएम ने गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के तहत निर्मित 1,30,000 से अधिक घरों का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्रों से लाखों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़े। इनमें आवास योजनाओं सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के हजारों लाभार्थी भी शामिल थे। पीएम ने इस अवसर पर गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के तहत निर्मित 1,30,000 से ज्यादा घरों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार सभी को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जितना पैसा गरीबों के घर के लिए दिया जाता था, उसका करीब 10 गुना पिछले 10 वर्षों में दिया गया। इस वर्ष के बजट में भी हमने 2 करोड़ नए घरों की घोषणा की है, ताकि हर गरीब के पास पक्का घर जरूर हो। साथियों, 2014 से पहले जिस गति से गरीबों के घर बनते थे, उससे कहीं अधिक गति से आज गरीबों के घर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण आज देश का संकल्प बन चुका है। पीएम ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को विकसित भारत का आधार स्तंभ बताया। ये घर मिल रहे हैं तो उसमें हर जाति के गरीब परिवार है। मुफ्त राशन मिल रहा है तो हर जाति के लाभार्थी को मिल रहा है। मुफ्त इलाज मिल रहा है तो हर जाति के गरीब लाभार्थी को मिल रहा है। सस्ती खाद मिल रही है तो हर जाति के किसान को मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हर जाति के किसान को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की हर योजना के सबसे बड़े लाभार्थी दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवार ही हैं। पीएम ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का भी जिक्र किया। सरकार इन 25 करोड़ लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी रही और इन 25 करोड़ साथियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, सही तरीके से पैसों का उपयोग किया, योजना के लिए अपने जीवन को बराबर ढाला और 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हो गए।
पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। गुजरात के अलग अलग स्थानों से जुड़े लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से जुड़े अनुभव साझा किए। इन लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ पर पीएम का आभार जताया। संवाद के दौरान पीएम ने आम नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि उनके लिए देश की जनता, विशेषकर बहन बेटियों का आशीर्वाद ही सब कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को नोटिफाई करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दिशा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। अमित शाह ने समान नागरिक संहिता को संवैधानिक एजेंडा बताया। इस बीच उत्तराखंड के बाद असम सरकार भी यूसीसी पर आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीएए लागू हो जाएगा। अमित शाह ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि ये कानून लोकसभा चुनाव से पहले ही अधिसूचित हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहाँ भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा 370 सीटें और एनडीए 400 सीटों के आंकड़े को पार करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर राहुल गांधी का झूठा बयान शर्मनाक और निंदनीय है और ये देश के सभी ओबीसी समुदाय का अपमान है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता की जाति पर कोई चर्चा कर रहा है। उनको जाति क्या है, ब्लॉक क्या है वो ही मालूम। मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी हूं। ओबीसी ब्लॉक होता है, जाति नहीं होता है। राहुल जी को शायद इनके टीचरों ने समझाया नहीं है। अमित शाह ने एनडीए का कुनबा बढ़ाने का संकेत देते हुए कहा कि जनता मोदी सरकार को तीसरे टर्म में और बड़ा समर्थन देने को तैयार है। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर उन्होंने कहा कि ये एक संवैधानिक एजेंडा है, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी पारित करने को बड़ा बदलाव बताया। इस बीच उत्तराखंड के बाद यूसीसी पर देश के अन्य राज्य भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। असम में भी शनिवार को यूसीसी पर चर्चा के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। मैं आशा रखता हूं कि यूसीसी का जरूरत असम में है और यूसीसी को असम में लागू करा जाएगा, लेकिन उसका कुछ रिलैक्सेशन रहेगा, जैसे ट्राइबल लोगों का रिलैक्सेशन, ऐसे कुछ रिलैक्सेशन रहेगा। भाजपा शासित कई राज्य यूसीसी को अपने अपने राज्यों में लागू करने की मंशा जता चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड के बाद कई अन्य राज्यों में भी समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रविवार को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में जनजातीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज मान रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का लाभ जनजातीय समाज के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में होने वाले जनजातीय सम्मेलन के जरिए एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन के जरिए भाजपा जनजातीय समाज के लिए देश भर में खासकर मध्य प्रदेश जैसे डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में किए गए कामों का ब्यौरा देने की कोशिश करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में पेसा नियम लागू करने के साथ ही वनोपज का उचित दाम दिलवाने के अलावा राज्य की योजनाओं के जरिए आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। आपने देखा होगा कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार आदिवासी भाइयों बहनों के विकास की जो योजना है, आज चाहे प्रधानमंत्री आवास की हम बात करते हैं, घर में शौचालय निर्माण की बात करते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, मुझे कहते हुए खुशी है कि जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करने के लिए इस देश के लोकप्रिय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले। भाजपा को लगता है कि जनजातीय वर्ग उसके साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि उस वर्ग के कल्याण के लिए सरकार ने वो सब किया जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार को लगता है कि प्रधानमंत्री के झाबुआ आने से सीधा लाभ जनजातीय वर्ग को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी भाई और बहनों के लिए भारत के इतिहास में गौरव दिवस की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। आदिवासी भाई और बहनों के लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान भी जनजातीय क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री ने लिया। लोकल आर्टिजन से लेकर के ऐसे कई प्रकार के काम जनजातीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उनके विकास और उत्थान के लिए हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जनजातीय समाज को भी मिलेगा, सब समाजों को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा काम ये होने वाला है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कई अन्य सीटों पर भी जनजातीय वर्ग के मतदाता प्रभाव डालते हैं। लेकिन इस सम्मेलन के जरिए भाजपा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के जनजातीय वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कई सौगातें लेकर जाते हैं। अब झाबुआ आ रहे हैं तो करीब 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें लेकर आ रहे हैं। इनमें सड़कें और रेलवे के कई काम तो हैं ही, साथ ही जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम जनता को समर्पित करने वाले हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एमपी के मन में मोदी है तो पीएम मोदी के मन में भी एमपी है। कैमरामैन मोहित के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, झाबुआ। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच बनभूलपुरा में हालात सामान्य है। हल्द्वानी नगर निगम और पुलिस द्वारा हल्द्वानी कोतवाली में करीब 5,000 से अधिक अज्ञात लोगों के साथ साथ 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। हिंसा को लेकर उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश आनंद भरने ने हिंसा को सुनियोजित तरीके से की गई साजिश करार देते हुए कहा कि कुछ उपद्रवियों और दंगाइयों द्वारा माहौल बिगाड़ने का काम किया गया। ऐसे दंगाइयों की सबसे पहले पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो उपद्रवी है दंगाइयों, उनकी कुछ सुनियोजित या पहले से कुछ प्लानिंग थी, जिन्होंने मौके का फायदा उठाया तत्काल से। जो कुछ ऐसे आम आदमियों में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि मामला जो है वो बिगड़े खराब हो, ऐसे व्यक्तियों को हम खासकर पहले चिन्हित करके उनको अरेस्टिंग जारी है। हल्द्वानी में हालात बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पे एक कर्फ्यू भी हटा दिया गया है हल्द्वानी क्षेत्र आउटर एरिया में। केवल बनभूलपुरा का जो एरिया है उसमें हमने अभी कर्फ्यू जारी रखा है। पूरे प्रकरण में 3 FIR दर्ज की गई। हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां और 5 से अधिक PAC की कंपनियां तैनात हैं। गुरुवार को बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद में जहां 5 लोगों की मौत हुई है तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं। स्थिति खराब होने पर हल्द्वानी नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन 2 दिन बाद हालात सामान्य होने पर हल्द्वानी शहर से कर्फ्यू हटा लिया गया है। लेकिन वर्तमान में धारा 144 लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बदहाल कानून व्यवस्था की स्थिति से जूझ रहे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में अनुसूचित जाति की महिलाओं के शोषण की घटना ने एक बार फिर राज्यों को सुर्खियों में ला दिया है। त्रस्त महिलाएं अब सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि राज्य सरकार मुख्य आरोपियों को बचा रही है और आम लोगों को फंसा रही है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने घटना के विरोध में विधानसभा से राजभवन तक का विरोध मार्च निकाला।
पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इस कड़ी में उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेश खाली में शोषण से त्रस्त महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। इनकी मांग है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख समेत अन्य नेताओं को जल्द गिरफ्तार किया जाए। टीएमसी और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई है। इस पर पुलिस ने इलाके में रूट मार्च किया। साथ ही इलाके में धारा 144 लागू करने के साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। महिलाओं का कहना है कि राज्य सरकार मुख्य आरोपियों को बचा रही है, वहीं आम लोगों को फंसा रही है। घर तोड़ने के लिए आग जलाने में वो शिबू और शाहजहां की लड़का ही था, उत्तम सरदार की लड़का ही था। उनके अपने ही लड़का है जो आग लगाया, जो तोड़फोड़ किया है, जो लूटपाट भी किया है। लेकिन मेरे भाई के नाम पे केस दिया गया है कि वो अटेम्प्ट टू मर्डर केस दिया गया और लूट फूट दंगा बधाने की कोशिश किया, ये किया गया है, झूठा केस लगाया। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अभी डिप्लॉयड है और जब तक सिचुएशन डिमांड करेगी तब तक रहेगा। टोटल 14 लोग अरेस्ट हुए। इस बीच संदेश खाली घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विधानसभा से राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल सहित कई भाजपा नेता और विधायकों ने इसमें शिरकत की। संदेश खाली में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बंगाल का महिला का, एससी महिला का, एसटी महिला का इज्जत लूट रहा है। पुलिस हाथ उठा लिया, गुंडा का हाथ चला गया। शाहजहां, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शहीदुल गाजी, ममता की ये सब गुंडा ने पुलिस को साथ लेते हुए अत्याचार कर रहा है। अब तक 14 शेड्यूल कास्ट लीडर को, हिंदू लीडर को अरेस्ट किया। सब बीजेपी कार्यकर्ता का घर तोड़ा। महिला के लिए लकीर भंडार दे रहा है और दूसरी तरफ हाशखाली में महिला को रात को जाकर टीएमसी पार्टी ऑफिस में ले जा रहे हैं और शोषण किया जा रहा है। आज से नहीं, आज महिला लोग निकल के आए हैं, संदेश खाली का महिला। तो ये है ममता बनर्जी का सरकार का जो असलियत है। 500 रुपया लक्ष्मी भंडार दो, 1000 रुपया दो और रात को उन लोग को बुला के टीएमसी पार्टी ऑफिस में शोषण करो। बहुत दिन से पुलिस का पास, गोविंदा का पास, सभी का पास वो देशद्रोही के काम भी कर रहे हैं। उनका पास, हमारा पास ऐसा रिपोर्ट आया है जो देशद्रोही का जो काम बनता है, एनआईए एक्ट में उनका कार्रवाई चालू हो रहा है। अभी तो भाग के गया है बाहर। कुछ दिन पहले ईडी का ऊपर भी उन्होंने नेतृत्व, आप लोग जानते हैं, जो हमला हुआ था वही शाहजहां मोल्ला है। उन्होंने ही पूरा जंगल राज बना के रखा है, डरा धमका के रखा है एवं महिलाओं को उठा के चॉइस करके रात में उन लोगों को पार्टी बेच के लेके सबसे बड़ा तालिबानी कांडों का जो सबसे बड़ा उदाहरण है जो चला रहे लोम शेरते होता है। अभी भी जंगल राज चल रहा है। गौरतलब है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख का संदेश खाली में काफी आतंक है और वो यहां की महिलाओं का शोषण करता रहा है, जिसके बाद महिलाओं की मांग है कि शाहजहां शेख को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पिछले महीने 5 जनवरी को शेख शाहजहां के घर पर छापा मारने गई ईडी और केंद्रीय बलों की टीम पर हमला किया गया था। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट। शनिवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भारत की यही खासियत है कहा कि यहाँ पर 22 भाषाओं में साहित्य है और पढ़ने वालों की संख्या असंख्य है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को नेशनल बुक ट्रस्ट ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा इसे 11 भाषाओं में प्रकाशित किया है। इसे ब्रेल लिपि में भी लिया गया है, जिसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकार्पण किया। विश्व पुस्तक मेले में खास आकर्षण का केंद्र बच्चों के लिए आया ई जादुई पिटारा है, जो खेल खेल में पढ़ाई की थीम पर डिजाइन है। यहाँ AI के जरिए अनुवादित मातृभाषा में सारे कंटेंट उपलब्ध होंगे। इसके अलावा G20, नारी शक्ति और विकसित भारत थीम पर आधारित 3 विशेष मॉड्यूल का भी लोकार्पण हुआ। For more than half a century, this book fair has been a much sought after event for the book lovers around the world. In the next few days, millions of readers will visit this book fair to be a part of this celebration of knowledge. I congratulate the NBT for this laudable initiative. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बहुप्रतीक्षित इंडिया ईयर बुक 2024 और करियर कॉलिंग का लोकार्पण किया। इस मेले का प्रकाशक और लेखकों को बेसब्री से इंतजार रहता है।
इस बार तो बहुत उम्मीद है। इस बार स्टॉल्स में भी इन्होंने अच्छा स्टॉल्स बनाए हैं। दूसरा, जो हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार किताबें निकाली हैं। तो हमारा आग्रह है पेरेंट्स से, स्कूलों से कि वो आएँ और यहाँ पे किताबें देखें और अपने पुस्तकालय के लिए और अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदें। यूके का भी स्टॉल यहाँ पर देखा जा सकता है। हमारे साथ वर्षी पांडे हैं जो यूके से पुस्तकें लेके आए हैं। The books here talk about a lot about NEP and NCF, and not only talk about it, we mirror NEP and NCF. We talk about multidisciplinary approach, we talk about holistic development, 21st century skills, and not only that, the UN SDG goals, which are the talk of the town. So we make sure that we are catering to wonderful tools to the teachers and to the 21st century learner, and making them a global citizen. And the best part is that we are catering STEAM ahead with science 1 to 8, EVS 1 to 5. पुस्तक मेले में काफ़ी संख्या में लेखक भी देखे जा सकते हैं। कुछ लेखक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल साहब हैं। पुस्तक मेला अद्भुत है, इसमें सभी तरह की बुक्स का समावेश है। लगता है जब पुस्तक प्रेमी आपकी पुस्तकें देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। लेखक का कॉन्फिडेंस तो उसकी प्रेज पर, उसकी बुक की प्रेज पर निर्भर करता है। 18 फरवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में चलने वाले इस मेले की थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा रखी गई है और सऊदी अरब को मेले में सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के जिस प्रसिद्ध विश्व पुस्तक मेले का पुस्तक प्रेमी साल भर इंतजार करते हैं वो लौट आया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग विश्व पुस्तक मेला देखने पहुंचे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित होने वाला बेहद प्रसिद्ध विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय और ई जादुई पिटारा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी लोकार्पण किया। पुस्तक प्रेमियों के लिए राजधानी दिल्ली में किताबों का महाकुंभ सज चुका है। शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला नेशनल बुक ट्रस्ट विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करा रहा है। इस बार विश्व पुस्तक मेले का थीम है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्थानीय भाषाओं के महत्व पर भी जोर दिया। We are deeply aware that language and books are our assets. All Indian languages are spoken by our brothers and sisters in different parts of the country. No language is big or small, superior or inferior. As Honorable Prime Minister has said, all Indian languages are our national language. सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। लगभग 40 देशों के प्रतिनिधित्व वाले इस पुस्तक मेले में सऊदी अरब को अतिथि देश का दर्जा दिया गया है। मेले में पुस्तक प्रदर्शनी के साथ साथ नई पुस्तकों के विमोचन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गोष्ठियां भी आकर्षण का केंद्र हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब पूरी किताबों की दुनिया में आ गई हूँ। हर तरफ बुक्स और बहुत ही तरीके से करीने से हर चीज़ की हुई है। हर बार लाखों की संख्या में लोग नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला देखने पहुंचते हैं। इस बार भी पहले ही दिन काफी संख्या में लोग मेले में शामिल होने के लिए प्रगति मैदान पहुंचे। कहा जाता है कि किताबें वो साधन हैं जो हमें अलग अलग संस्कृतियों से जोड़ने का काम करती हैं। अगर आप भी इस मेले में आना चाहते हैं तो आप रविवार 18 फरवरी तक यहाँ आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं पंकज, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।